नमस्कार। कोविड-19 महामारी के इस दौर में हम एक दूसरे के सामने क्लासरूम में तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ई लर्निंग, ई टीचिंग के माध्यम से हम हमारे विषय को पढ़ेंगे। बीकॉम पार्ट 3 एबीएसटी फर्स्ट के पेपर निगम एवं प्रबंध के लेखांकन, कॉर्पोरेट एवं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस विषय में मैं पहले व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बना है उस पर आपको स्टडी मटेरियल डाल चुका हूँ, ताकि उस स्टडी मटेरियल के माध्यम से आप विषय से परिचित हो सकें, उसको पढ़ सकें। और उसके बाद में मैंने आपको एक असाइनमेंट भी डाला है, जिसमें 2 हमारे क्वेश्चंस हैं वो डाले गए हैं। 2 उद्देश्य उसके मुख्य रूप से रहे हैं। एक तो पहला ये कि कोटा विश्वविद्यालय में जो हमारा प्रश्न पत्र आता है वो किस प्रकार से आता है, ताकि उस आधार पर आप प्रश्नों को तैयार कर सकें, उनके उत्तरों को तैयार कर सकें। दूसरा उद्देश्य है कि जब हम किसी विषय के बारे में जब प्रश्न हमारे सामने होते हैं तो उस विषय के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो सारा का सारा जो डिस्कशन हमारा है, जब प्रश्न रहते हैं तो उस प्रश्नों के आधार पर हम एक ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। इसलिए इस आधार पर मैंने एक असाइनमेंट भी आप लोगों को डाला है। उस असाइनमेंट को लेकर के और स्टडी मटेरियल को लेकर के आप तैयारी कर रहे होंगे। इसके बाद में हम जो हमारा विषय है इसमें प्रवेश करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। अभी तक हमने पिछली कक्षाओं में जो पढ़ा है उसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा है कि हम जो भी हमारे व्यावसायिक जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, उन ट्रांजैक्शंस को हमारी लेखा पुस्तकों में हम रिकॉर्ड में एंटर करते हैं और उसके बाद में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह तैयार करते हैं, इसमें जो भी चीज़ें हम लोगों के सामने आती है वो सारी की सारी चीज़ें एब्सोल्यूट रहती है, निरपेक्ष रहती है, उसकी कोई तुलना नहीं है। जैसे हमें उसमें सेल्स दी हुई है, परचेज दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट दिए रहते हैं, नेट प्रॉफिट दिए रहते हैं। साल भर की जो हमारी पोजीशन है, यानी वित्तीय जो परिणाम है वो हमारे सामने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से दिए रहते हैं। इसके बाद में जो बैलेंस शीट है उसमें हमारे एक पर्टिकुलर डेट, जिसको हम 31 मार्च कहते हैं, उसके लिए रहती है। उस पर्टिकुलर डेट के लिए हमारी वित्तीय स्थिति क्या है, इसका वर्णन हमारे पास में बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता है। लेकिन केवल एक आंकड़े दिए रहने से हम किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकते। हम ये नहीं जान सकते कि क्या स्थितियाँ पहले थी, जब तक कि हम उनकी आपस में तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते। क्योंकि व्यवसाय से केवल व्यवसाय के लोग ही नहीं जुड़े रहते हैं, उससे बाहर के लोग जो बाह्य पक्षकार रहते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हों, चाहे वो क्रेडिटर हों, चाहे वो गवर्नमेंट हों, चाहे वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, जो भी जितने भी सारे लोग हैं वो सारे के सारे हमारे व्यवसाय से किसी न किसी रूप में एक स्टेक होल्डर के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। इन सब लोगों को ये सूचना तो चाहिए होती ही है, लेकिन निर्णय लेने के लिए उनका आपस में तुलनात्मक अध्ययन भी चाहिए। साथ ही ये भी एक आवश्यक है कि प्रबंध भी अपने जो भी नीतियाँ निर्धारण करना है या पूर्व में नीतियाँ निर्धारण की हुई है उनकी समीक्षा करनी है, भविष्य में हमें क्या करना है और दिन प्रतिदिन के कार्य को एक अच्छे तरीके से किस प्रकार से चला सकते हैं, इसके बारे में उसको निर्णय लेना होता है। तो केवल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जिनको हम वित्तीय विवरण कहते हैं, जिसकी चर्चा मैं अभी कर चुका हूँ, उसके आधार पर नहीं ले सकते। उसके लिए हमें सारे जो भी हमारे डाटा हमारे पास अवेलेबल हैं उनको एक नए रूप में प्रस्तुत करना होता है। इसलिए केवल वित्तीय लेखांकन के आधार पर, केवल और चीज़ों के आधार पर हम निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए आवश्यक यह है कि लेखांकन के द्वारा हमारे पास जो भी डाटा अवेलेबल है उनको प्रबंध के सम्मुख इस
प्रकार से प्रस्तुत किया जाए ताकि वो नीतियों का निर्धारण कर सके और साथ ही साथ दिन प्रतिदिन के कार्य का ठीक प्रकार से संचालन कर सके, ताकि व्यवसाय के अंदर जो भी वृद्धि है वो उत्तरोत्तर उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो। इस आधार पर प्रबंध के लेखांकन का जन्म हुआ, जिसकी परिभाषा के बारे में मैंने दिया हुआ है, डेफिनेशन दी है कि प्रबंध लेखांकन से अभिप्राय लेखांकन संबंधी सूचनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करने से है जिसमें प्रबंध की नीतियों के निर्धारण एवं दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन में सहायता मिल सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन in such a way to assist management in the creation of policy and day-to-day operation of undertaking। इस आधार पर ये हमारा जो निर्णय लेने का काम है वो प्रबंध के द्वारा किया जाता है, जिसमें सूचनाओं को अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, जिसके बारे में हम बाद के जो अध्याय है उनमें भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसे केस फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है तो केवल केस के बैलेंस के आधार पर हम तैयार नहीं कर सकते, केस का बैलेंस जो बैलेंस शीट में दिया उसके आधार पर निर्णय ले लें। लेकिन हम ये देखते हैं कि चाहे वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, उनमें किस किस में कैश का किस किस तरह से इनफ्लो हुआ है और आउटफ्लो हुआ है, जिसके आधार पर हम ये निर्णय ले सके कि भविष्य में हमें क्या परिवर्तन करने हैं। तो ये सारी जानकारी, जैसे एक सामान्य रूप में हम ये दे दें कि रेशियो एनालिसिस निकालते हैं तो उसमें केवल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज इसके आधार पर ही ये हम देखते हैं कि 2:1 चाहिए, लेकिन उससे कम या ज़्यादा हुआ है तो उसके आधार पर किन कारणों से कम हुआ है, किन कारणों से अधिक हुआ है, उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, ये सारी बातें। तो वो सारे के सारे जो डाटा हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो वित्तीय लेखांकन उसके माध्यम से प्राप्त होते हैं, उनको प्रबंध के सामने इस प्रकार अपने को प्रस्तुत करना होता है ताकि हम उसके आधार पर नीतियों का निर्धारण तो कर सके, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का कोई अगर हमें को परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन भी हम कर सकते हैं। और दिन प्रतिदिन में जो भी प्रबंध को बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं, उन निर्णयों में किस प्रकार से हमारे जो डाटा है जो हमें प्रस्तुत किए गए हैं उनको हम उपयोग में ले सकते हैं, ये प्रमुख रूप से प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत हमारा आता है। इसी के आधार पर हम उसकी ये जो परिभाषा है इसके आधार पर ही हम उसकी विशेषताएं, उसकी नेचर यानी प्रकृति अथवा विशेषताओं उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि उनको जान सकते हैं। पहला है ये भविष्य संबंधित है, यानी जो भी हमारे आंकड़े आते हैं, जैसे हम उदाहरण के रूप में बजट बनाते हैं तो भविष्य में हमें किन किन मदों पर किस किस प्रकार से खर्च करेंगे, इसकी जानकारी हम बजट के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो भविष्य से संबंधित है कि हम कोई से पूर्वानुमान लगाते हैं, उन पूर्वानुमानों की फिर वास्तव में जो रिजल्ट आते हैं उनसे तुलना करते हैं और फिर जो भी प्रकार के उसमें जो विचरण रहते हैं, डिफरेंसेज रहते हैं, उन डिफरेंसेज को दूर करने का प्रयास करते हैं। दूसरा चयनात्मक प्रवृत्ति, यानी सेलेक्टिव लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे विकल्प, ये जब हम सारे डाटा को रखते हैं तो जैसे हम कैपिटल बजटिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, कौन सा प्रोजेक्ट छोड़ना है या किस प्रकार की चीज़ों को लेना है, तो हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट्स होते हैं। उन अल्टरनेट को यहाँ जब डाटा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उनमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं ताकि बिजनेस की परफॉर्मेंस को और बेटर किया जा सके। इस नाते से भी ये चयनात्मक प्रवृत्ति में आता है। अनिश्चित प्रकृति के नियम तीसरा इसका जो विशेषता है वो ये, क्योंकि सामान्य रूप से जो स्वीकृत नियम है अकाउंटिंग के, केवल उसके आधार पर ही निर्णय नहीं ले सकते। जो भी हमारा प्रबंध लेखापाल होता है वो परिस्थितियों के अनुसार ये देखता है, अपनी बुद्धि, अपनी कौशल, अपनी योग्यता, अपने अनुभव, इन सबके आधार पर ये देखता है कि हमारे व्यवसाय को किस प्रकार से बेटर किया जा सकता है। इसलिए नियम चेंज होते रहते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो प्रबंध के लेखांकन के अंतर्गत पहले थी अब उनमें से नहीं है। जैसे फंड फ्लो को अब नहीं प्रयोग में लिया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया जाता, फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया जाता, या नए रूप में जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड है वो आया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारी आती रहती है और उसके आधार पर नए नए नियम बनाते हैं। तो जो भी प्रबंध लेखापाल है या जो प्रबंध से संबंधित लोग हैं वो नई परिस्थितियों में, नई स्थितियों में नए नए प्रकार के नियम बनाते हैं। जैसे अगर आप अभी देखेंगे कोविड-19 के दौरान
तो CSR के अंतर्गत भी काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए सरकार के द्वारा, तो उनको भी उसमें समावेश किया जाएगा। ये एक तरह से हमारे अनिश्चित प्रकृति के नियम के अंतर्गत शामिल होता है। इसके बाद में तथ्य प्रस्तुतिकरण निर्णय नहीं, प्रबंध लेखांकन जो है उसमें जो भी हमारे पास स्थितियाँ होती है, जो हमारी हम मॉडल्स लेते हैं, जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं, उसमें से केवल हम उसके तथ्यों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। निर्णय लेने का काम नहीं है। निर्णय लेने का काम बड़े स्तर पर जो प्रबंधक होते हैं उनका होता है, या जो व्यक्ति उससे संबंधित होते हैं निर्णय प्रक्रिया से, उनका रहता है। इसलिए केवल यहाँ पर तथ्यों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, निर्णय नहीं लिया जाता। इसी तरह से कारण और परिणाम का विश्लेषण, इसमें जैसे हमारे प्रॉफिट्स बढ़े हैं तो किन कारणों से वो प्रॉफिट्स बढ़े हैं, और जो घटनाएं घटती है उन घटनाओं के कारण से क्या परिणाम निकलते हैं आगे आने वाले समय में, तो वो कारण और परिणाम विश्लेषण जो है इसके अंतर्गत प्रबंध के लेखांकन के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में लागत तत्वों की प्रकृति एवं विश्लेषण पर जोर, यानी कॉस्ट किस प्रकार की रहती है, उसे इनकम किस प्रकार की आती है। ये आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत भी पढ़ा होगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या रहती है। तो वो जो लागत है, क्योंकि लागत के आधार पर ही हमारे प्रॉफिट्स, हमारी प्रोडक्टिविटी, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित होते हैं। इसलिए लागत के जो तत्व हैं उनकी प्रकृति वो किस प्रकार के हैं, वो स्थायी है, वो परिवर्तनशील है, वो अर्ध परिवर्तनशील है, वो सीमांत लागत है, ऐतिहासिक लागत, जिस भी प्रकार की लागत है उसकी प्रकृति के बारे में जानना, और फिर उसके आधार पर उसके विश्लेषण पे इसमें खास रूप से जोर दिया जाता है ताकि उचित निर्णय जो है प्रबंधन ले सके। इसके अलावा सेवा कार्य, यानी जिस भी डिपार्टमेंट को चाहिए, ओरो को चाहिए, किसी भी कॉस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट को चाहिए, या जिन लोगों को निर्णय लेने हैं, तो उनके लिए एक तरह से असिस्ट करने का काम करता है, सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करता है। इसलिए सेवा कार्य इसकी विशेषता में शामिल करते हैं। इसी तरह समन्वित पद्धति, कोई भी प्रबंध के लोग जो भी हैं तो केवल एक आधार पर ही निर्णय नहीं ले सकते कि हमने जो है अकाउंटिंग डाटा प्रोवाइड करवा दिए, लेकिन उसमें हम मनोवैज्ञानिक तथ्यों को भी लेते हैं, हम अर्थशास्त्र की स्थितियों को भी लेते हैं, सामाजिक स्थितियों का भी विश्लेषण करते हैं। जैसे हम मान लीजिए बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में बात करते हैं तो कस्टमर के बारे में भी जो क्या स्थिति है उसके आधार पर भी हम मूल्यांकन करते हैं, समाज और एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम शामिल करके और इसके आधार पर इन तथ्यों को प्रकट करते हैं। तो ये एक तरह से हमारी समन्वित पद्धति है। इसके बाद में आता है विकासमान विषय। अभी ये नहीं कर सकते क्योंकि ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि जो कभी भी नहीं हो सकता जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि नए स्थितियों में नई बातें आती हैं, नई परिस्थितियाँ होती है, नए कंपटीशन के मार्केट खुलते हैं, ग्लोबल लेवल पे नई नई चीज़ें आती है। इसलिए विषय एक तरह से विकास माने नई नई चीज़ें आती है, नई नई चीज़ों को हम जोड़ते हुए चलते हैं, इसलिए विकासमान विषय के बारे में मान सकते हैं। और एक पेशे के रूप में विकास की ओर अभी प्रबंध लेखापाल का जो पेशा है उसके रूप में ये धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है। इसलिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये सारे जो जितने भी प्रोफेशनल बॉडीज हैं इनका भी विस्तार हुआ है और लोग धीरे धीरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, पोस्ट अकाउंटेंट ये सब बनते हुए जा रहे हैं। तो एक पेशे के रूप में भी ये धीरे धीरे आ रहा है ताकि व्यवसाय के लोगों को सलाह दी जाए। अलग से भी लोग इस प्रकार का जो केवल सलाह देने का काम करते हैं वो भी इसमें पेशे के रूप में अभी बढ़ा रहे हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, क्योंकि जो आवश्यकता बढ़ती है क्योंकि ऐसे लोगों की आवश्यकता हमें लगने लगती है। तो इसी प्रकार से ये अभी विकासमान की ओर है। आज हमने ये चर्चा की है इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसकी प्रकृति और विशेषताओं के बारे में। इसके बाद में हम आगे की चर्चाएं और रखेंगे, जारी रखेंगे। इसमें आपको किसी भी प्रकार आप पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। और मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आप सब लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस महामारी के दौर में खूब अपने आप को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रहें, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें और एक जागरूक नागरिक होने के नाते आसपास के लोगों के जो समाज के लोग हैं उनको भी इस बारे में आप सावचेत करते रहें और उनके बारे में भी ध्यान रखें। जहाँ किसी को आपकी मदद की आवश्यकता हो वो मदद भी आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद।